नमस्कार। स्प्रेड पीस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे मुंशी प्रेमचंद की एक खूबसूरत कहानी, सौदा-ए-खाम। शाम का समय था। इलाहाबाद सेंट्रल जेल के सामने छतनार बरगद के पेड़ के नीचे दो सिपाही बैठे हुए थे। किशोर व कार्य सिंह जोर जोर से भांग पीस रहा था और यह कोशिश कर रहा था कि बट्टे के साथ सिल उठाए, और काला कलूटा रुस्तम खान धीरे धीरे अफीम घोलता था। दोनों के चेहरे चमक रहे थे और दोनों मुस्कुरा मुस्कुरा कर एक दूसरे की ओर देखते थे। कार्य सिंह ने कहा, आज अच्छे आदमी का मुंह देखा था। रुस्तम खान ने अफीम का एक घूंट पिया और मुंह बनाते हुए बोले, पता चल जाए तो मैं उस भगवान को डब्बे में बंद कर लूं और रोज दर्शन किया करूं। कार्य सिंह ने भांग का एक बड़ा सा गोला बनाया और उसे हाथों से तोलकर संतोष भरे स्वर में बोले, ऐसे दो एक आदमी रोज आते रहें तो क्यों परचूनिए ग्वाले और कोठी वाले की लताड़ सहनी पड़े। आज सेशन जज ने एक बहुचर्चित मुकदमे का फैसला सुनाया था और एक धनी परिवार की विधवा को 2 साल की सजा दी थी। पता नहीं मुकदमे की असलियत क्या थी। जनता की आवाज कुछ कहती थी, मुकदमे का फैसला कुछ, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि कुछ हुस्नो इश्क और ईर्ष्या वैमनस्य का मामला था। जेल दारोगा, वार्डन और डॉक्टर फूले नहीं समा रहे थे। आज उनके हाथ एक सोने की चिड़िया लग गई थी। उसी के चरणों का प्रताप था कि आज कहीं भांग के गोले थे, कहीं अफीम की चुस्कियां और कहीं उम्दा शराब के दौर। 3 दिन बीत गए। रात के 10 बजे का समय था। इलाहाबाद जेल के दरवाजे पर बिजली की लालटेन जल रही थी। कार्य सिंह और रुस्तम खान वर्दी पहने संगीने चढ़ाए पहरे पर थे। रुस्तम खान ने बंदूक पटक कर कहा, इस नौकरी से नाक में दम आ गया। ये मजे की मीठी नींद का समय है या खड़े खड़े कवायद करने का। कार्य सिंह का ध्यान किसी दूसरी तरफ था। कान में बात न पड़ी। अचानक रुस्तम खान के पास जाकर बहुत भेद भरे स्वर से बोले, यार तुमसे एक बात कहूं, पेट के हल्के तो नहीं हो, जान जोखिम में है। रुस्तम खान ने आश्वस्त करते हुए पूछा, क्या मुझ पर भी भरोसा नहीं है? आजमा कर देखो। कार्य सिंह को विश्वास हो गया। बोले, 3 दिन से रोज इसी समय जेल के अंदर से कोई मेरे पास कागज के टुकड़े फेंकता है। एक ठीकरे में लिपटा हुआ बस मेरे सामने ही आकर गिरता है और मजमून सबका एक। यह देखो। रुस्तम खान ने आश्चर्य मिश्रित उत्सुकता के साथ टुकड़ों को लिया और बहुत धीरे धीरे पढ़ने लगा। ठाकुर, कार्य सिंह को हरनाम देवी का बहुत बहुत प्यार। यदि 20,000 नकद, 5,000 के गहने और एक प्यार भरा दिल लेना हो तो मुझे यहां से किसी तरह निकालो। बस जिंदगी की आस तुम ही से है। रुस्तम खान को ईर्ष्या हुई। ये कोई ऐसा गबरू जवान तो है नहीं। हां, रंग जरा साफ और बदन सुडौल है। बोले, यार तुम्हारा भाग्य तो जागता हुआ नजर आता है। कार्य सिंह ने उत्साह से कहा, जागेंगे तो हम दोनों के नसीब साथ ही जागेंगे। रुस्तम खान ने सच्ची सहानुभूति और उत्साहवर्धक दृष्टि से देखा। ईर्ष्या न रही। बोले, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। मैं तुम्हारे साथ जान देने को तैयार हूं। दोनों दोस्त आपस में फुसफुसाने लगे। उन टुकड़ों के संबंध में जो संदेह पैदा हो सकते थे वे पैदा हुए। कोई छल कपट तो नहीं है। शायद किसी दुश्मन की शरारत हो, किसी बुरा चाहने वाले ने जाल बिछाया हो। लेकिन औरत का क्या भरोसा, कहीं धोखा दे तो अपना काम निकालकर धता बता दे। उसे ऐसे सैकड़ों आदमी मिल सकते हैं, फिर उसे नाम कैसे पता चला? जरूर किसी धोखेबाज की शरारत है। लेकिन रुस्तम खान ने अपने जबरदस्त तर्कों से सारे संदेह दूर कर दिए। धोखा फरेब कुछ नहीं, उसका दिल तुम पर आ गया है। तुम्हारे जैसा सजीला जवान पूरी दुनिया में नहीं है। चाहे शर्त लगा लो, कोई बात नहीं है। उसकी निगाह तुम पर पड़ी और रीझ गई। और नाम का क्या, किसी से पूछ लिया होगा। खूबसूरत औरत है, लाखों का कारोबार है, और यदि धता ही बता दे, 2-4 महीने तो उसके साथ रहने का मजा लूटोगे। इतने दिनों में तो मालामाल हो सकते हो, चाहे सोने की दीवारें बनवा लो। इस समय कार्य सिंह को रुस्तम खान एक अत्यंत अनुभवी, बुद्धिमान और प्यारा दोस्त लगता था। उसके सारे संदेह मिट गए। अटकते अटकते बोले, तो तुम्हारी यही सलाह है? रुस्तम खान ने दृढ़ता से कहा,
हां। कारे सिंह, कुछ आगा पीछा न करें। रुस्तम खान, आगा पीछा करके पछताओगे, मोती तो डूबने से ही मिलता है। ये बातें हो ही रही थीं कि दोनों सिपाहियों के सामने कागज में लिपटा हुआ एक ठीकरा आकर गिरा। रुस्तम खान ने दौड़कर उठा लिया। यह अफीम की तरंग हो या तरक्की न होने की निराशा, इस मामले में उसकी हैसियत एक सहयोगी और हमदर्द की होने पर भी उसका उत्साह और साहस असली हीरो से कई कदम आगे था। टुकड़ा खोलकर पढ़ने लगा। जवाब का इंतजार है। मैं यहां बगीचे में खड़ी हूं। बारूद में आग लग गई। धैर्य और चरित्र की दीवार तो कमजोर थी ही, लेकिन भय की मजबूत तथा ऊंची दीवार भी हिल गई। रुस्तम खान ने वह सवाल किया जिसका एक ही जवाब हो सकता था। अब? कारे सिंह ने डरते डरते कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। लेकिन जब कारे सिंह सीढ़ी लाने चला ताकि अहाते की ऊंची दीवार पर चढ़ सके, तो उसके हाथ पैर थर थर कांप रहे थे। बातों के हवा महल से निकलकर अब वह काम के मुहाने पर खड़ा था और सोच रहा था कि सीढ़ी उठाऊं या न उठाऊं। यदि कोई देख ले, किसी दूसरे सिपाही की नजर पड़ जाए या रुस्तम खान ही विश्वासघात कर बैठे, तो जान आफत में फंस जाए। इस सोच विचार में उसे देर हुई तो रुस्तम खान लपके हुए आए और व्यंग्यात्मक स्वर में बोले, यहां खड़े खड़े सीढ़ी के नाम को रो रहे हो क्या? चूड़ियां क्यों नहीं पहन ली? कारे सिंह ने शर्मिंदगी से सिर झुकाकर उत्तर दिया, भाई, ये काम मेरे बूते का नहीं, मैं क्या करूं? रुस्तम खान उन शीघ्र भरोसा करने वाले लोगों में था जो सिर झुकता है मगर तर्क देते नहीं थकते। बोला, अच्छा हटो, मैं ही ले जाता हूं। यह कहकर उसने एक लंबी सीढ़ी कंधे पर उठाई और लाकर उसे जेल की दीवार से सटाकर खड़ा कर दिया। अब कठिनाई का पहला और कठिन पग उठाना था। सीढ़ी पर चढ़कर अंदर कौन जाए? कारे सिंह जानता था, अगर मैंने जरा भी संकोच किया तो रुस्तम खान सीढ़ी पर चढ़ जाएगा और सेहरा भी उसी के सिर होगा। जो भेदी था वह शत्रु बन जाएगा। रुस्तम खान की जिंदा दिली ने उसे भी कुछ जोश दिलाया। सीढ़ी पर तो चढ़ा, परंतु इस तरह मानो कोई सूली के तख्ते पर लिए जाता हो। हर एक कदम के साथ दिल बैठा जाता था और बहुत मुश्किल से सीढ़ी के डंडों पर पैर जमते थे। अंतरात्मा की आवाज कभी की बंद हो चुकी थी, लेकिन दंड का भय बाकी था। इंसान मच्छर के डंक की उपेक्षा कर सकता है, लेकिन कौन है जो तेज भाले के सामने ढाल बन सके? कारे सिंह पछताता था और अपने को कोसता था कि बेकार बैठे बिठाए अपनी जान आफत में डाल दी। पता नहीं सुबह को क्या गुल खिलेंगे, और यह अवश्यम भावी था कि यदि रुस्तम खान नीचे न खड़ा होता तो वह कुशलता पूर्वक नीचे उतर आने के लिए देवताओं की मनौतियां मानता। इस तरह मचलते और हिचकते हुए उसने आधा रास्ता पार कर लिया। आधा रास्ता पार करने के बाद कारे सिंह को एक प्रकार की स्फूर्ति अनुभव हुई। स्फूर्ति क्या थी? संतोष का सहारा था। उसने तेजी से पैर उठाए और बात की बात में जेल की दीवार पर जा पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने दूसरी ओर निगाह दौड़ाई और उसके मन में गुदगुदी सी होने लगी। एक ओट में खड़ी हरनाम देवी अपनी ओर बुला रही थी। यह लिखना कि किस तरह कारे सिंह अपने साफे को सीढ़ी के एक डंडे से बांधकर नीचे उतर गया और वहां उस रूपसी ने उससे क्या प्यार मोहब्बत की बातें की, आपस में क्या क्या वादे हुए और फिर किस प्रकार वह उसे दीवार के ऊपर लाया। यह एक लंबा किस्सा है। यह लिखना पर्याप्त है कि कारे सिंह ने वही किया जो एक मन चला आशिक ऐसी हालत में कर सकता था। हरनाम देवी को कदकाठी भरपूर मिली थी और जब कारे सिंह ने मैदान जीतने के लिए उसे अपनी पीठ पर लादा था तो उसकी कमर टूटी जाती थी। रूपसी ने ऐसे अंदाज से आसन जमाया था मानो घोड़े की सवारी ही कर रही हो, मगर कारे सिंह ने ये सब मुसीबतें भी हंसते हंसते झेल लीं। ये सब प्यार की देन है। शिकायत का एक शब्द भी मुंह पर ना आया। हां, अपने दिल से मजबूर था। इस तरह जब घंटे भर की मशक्कत के बाद फिर रुस्तम खान के पास आया तो उसकी सांस फूल रही थी और सारा शरीर पसीना पसीना हो रहा था। रुस्तम खान ने उसे गोद में उठा लिया और हरनाम देवी से बहुत आदरपूर्वक कहा, भाई जी, इस गुलाम का भी ख्याल रहे। समय बहुत मूल्यवान था। हरनाम देवी बरगद की ओट में खड़ी हो गई।
दोनों सिपाहियों ने झटपट वर्दी उतार फेंकी और तब रुस्तम खान ने दूसरे सिपाही को जगाकर पहरा बदला। वह एक पहाड़ी था, बहुत गुर्राया कि 12 नहीं बजे, अभी से तंग करने लगे। लेकिन रुस्तम खान की खुशामद दरामद ने उसे ठंडा कर दिया। इधर वह पहरे पर आया, उधर वे तीनों आदमी शहर की ओर चल दिए। हरनाम देवी ने सब्जी मंडी का पता दिया था। आगे आगे कंधे पर बंदूक रखे रुस्तम खान गर्व में फूले चले जाते थे, मानो कोई मोर्चा ही जीत कर आए हों। बीच में हरनाम देवी थी, शर्मीली और छुई मुई सी। कार्य सिंह सबसे पीछे थे, मौन, चिंतित और भयभीत। कदम कदम पर खटका होता था कि कहीं पीछे सिपाहियों की पलटन तो नहीं चली आ रही है। इस तरह लगभग आधा मील चलने के बाद पक्की सड़क मिली। हरनाम देवी एक ठंडी सांस लेकर बैठ गई और बोली कि अब मुझसे चला नहीं जाता, मेरे पांव मन मन भर के हो गए, एक इक्का लाओ। रुस्तम खान बहुत शर्मिंदा हुए कि यह प्रस्ताव उनकी ओर से आना चाहिए था। अपनी गलती पर बहुत पछताए और तब कार्य सिंह को बंदूक सौंपकर इक्के की तलाश में चले। आधी रात थी, चांदनी छिटकी हुई, जमीन पर आंखें लुभाने वाली घास की चादर, पेड़ की शीतल छाया, फूलों से सजी हुई संपूर्ण प्रकृति आनंद के सुरीले गान से सम्मोहित हो रही थी। यह स्वाभाविक था कि कार्य सिंह के दिल में प्यार के विचारों का तूफान उठ खड़ा हो। हरनाम देवी ने एक लुभावनी अदा से उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और बोली, ये बहुत शरारत करते हैं, मैं इन्हें बांध दूंगी। कार्य सिंह को मटके भर भांग का नशा था, दिल जुल्फों में उलझ चुका था, गर्दन में वफा की रस्सी पड़ी हुई थी। सारा साफा खत्म हो गया। हरनाम देवी फंदे लगाते लगाते थक गई, लेकिन वह अपनी मस्ती की तरंग में इन रसीली अदाओं की बहार लूटता रहा। तभी उसकी आंखों के सामने से भ्रम का पर्दा हटा। हरनाम देवी ने साड़ी उतार फेंकी और उसके बदले एक गठीला बड़ी बड़ी मूंछों वाला जवान हाथ में बंदूक लिए खड़ा दिखाई दिया। एक 5 हाथ की साड़ी आदमी को कितना धोखा दे सकती है। कार्य सिंह ने पैर पटक कर कहा, अरे घासीराम। इसी बीच रुस्तम खान इक्का लाते हुए दिखाई दिए। घासीराम ने वह साड़ी उठाकर कार्य सिंह को ओढ़ा दी और बोला, यह तुम्हारी हरनाम देवी तुम्हारे हवाले है, इसके बदले में यह बंदूक मुझे दे दो। अब मैं चलता हूं, मेरी गलती माफ करना। कार्य सिंह ने चीख पुकार मचाई, लेकिन घासीराम गायब हो चुका था। रुस्तम खान पर इस घटना का जो कुछ असर हुआ वह कहने की बात नहीं। आशाओं से भरे हुए सुहाने स्वप्न टूट गए। इस राजदारी, कोशिश और हमदर्दी का यह पुरस्कार मिला कि कार्य सिंह ने सारा इल्जाम उसके सिर रखा और जब वह अपनी सफाई देने लगा तो गरीब को ऐसा घोबी पाट मारा कि उसकी कलाई टूट गई। उसी रात को शहर में 2 सशस्त्र डाके पड़े। दैनिक समाचार पत्रों ने लिखा कि कुख्यात डाकू घासीराम इलाहाबाद जेल से निकल भागा है और शहर में चारों ओर डाके और लूट का बोलबाला है। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की रोचक कहानी सौदा-ए-खाम।